हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट संजय की पाठशाला। हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स में अमेरिकी संवैधानिक योजना के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। उसी कड़ी का आज ये तीसरा लेक्चर है और आज के लेक्चर में अमेरिकी संवैधानिक योजना को हम लोग पूरी तरह से समेटने का प्रयास करेंगे, है ना। सो द यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, the US's constitutional scheme अमेरिकी संवैधानिक योजना। इस टॉपिक को दूसरे रूप में आप ये भी समझ सकते हैं कि हम लोग बेसिकली अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझना हो तो मेरा मानना है उसके लिए सबसे बेहतर तरीका होता है उस देश की संवैधानिक योजना को आप समझ लें, है ना। तो निसंदेह अमेरिकी संवैधानिक योजना के माध्यम से हम लोग वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। और अब तक मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर सरकार का क्या स्वरूप है अमेरिका में, है ना। नेचर ऑफ गवर्नमेंट कैसा है, अध्यक्षीय प्रकार की सरकार के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने वहाँ की राज व्यवस्था की प्रकृति के बारे में देखा है ना। राज व्यवस्था की प्रकृति यानी किस तरह का फेडरल स्ट्रक्चर अमेरिका में व्याप्त है, ये भी हम देख चुके हैं। अमेरिका के अंदर वहाँ की विधायी व्यवस्था को हम लोग देख चुके हैं, लेजिस्लेटिव सिस्टम को, है ना। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट्स के बारे में हमने देखा किस तरीके से उनके इलेक्शंस होते हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा महाभियोग दोनों के बारे में संक्षेप में हमने चर्चा की थी पिछले लेक्चर्स में। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा पद मुक्ति, जिसको हम लोग महाभियोग कहते हैं, है ना। तो इन बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा कर रखी है पिछले लेक्चर्स में। अब आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में वहाँ की न्यायपालिका की क्या भूमिका है ना। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका, यानी अमेरिकी न्यायपालिका की भूमिका। अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका, है ना। तो इसको अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। द रोल ऑफ जुडिशियरी इन यूएस पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है जी। अब देखिए, जैसे इंडिया के अंदर हम लोग पाते हैं सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी का कंसेप्ट। इंडिया में सिंगल यूनिफाइड जुडिशियरी है, एकल समेकित न्यायपालिका है, जहां आपको टॉप पे सुप्रीम कोर्ट दिखेगा, उसके बाद हाई कोर्ट्स और फिर बॉटम पे आपको सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मिलेंगे। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स न्यायपालिका पढ़ते समय इन तीनों के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग समझेंगे, बट इतना ध्यान रखेंगे कि हमारे यहाँ जो हमारी संघीय व्यवस्था है, यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर, इसमें न्यायिक शक्तियों को केंद्र व राज्यों के स्तर पर वितरित नहीं किया गया है, बांटा नहीं गया है। ये सब कुछ आपस में एक तरह से कह सकते हैं कनेक्टेड है ना। सबऑर्डिनेट कोर्ट के जो जजेज होते हैं प्रमोट होकर हाई कोर्ट्स में जाते हैं, हाई कोर्ट्स के जजेस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इस तरह से एक यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है हमारे यहाँ।
आप ये नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र की न्यायपालिका है, हाई कोर्ट्स राज्य की न्यायपालिका है और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जिला स्तरीय न्यायपालिका है, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो न्यायिक शक्तियों का हमारे यहाँ बंटवारा नहीं होता, लेकिन ध्यान रखेंगे यूएस पॉलिटिकल सिस्टम में सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी का कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पर एक तरफ फेडरल जुडिशरी है, संघीय न्यायपालिका जिसको कहते हैं, और दूसरी तरफ आप कह सकते हैं स्टेट जुडिशरी है। अब ये जो स्टेट जुडिशरी होती है ये संघ की इकाइयों के स्तर पे होती है और ये संघ के स्तर पे, यानी कह सकते हैं कि सेंटर के लेवल पर। बट अभी जो हम लोग यूएस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर न्यायपालिका के स्वरूप को समझने जा रहे हैं उसमें मूल रूप से हम लोग बात करेंगे फेडरल जुडिशरी की, है ना। और लगभग इससे मिलता जुलता हम लोग अगर बात करेंगे अपने यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा मोड़ा इसको हम लोग को रिलेट कर सकते हैं आपस में, है ना। तो देखिए वहाँ की जो फेडरल जुडिशरी है दो रूपों में कहीं ना कहीं अपने दबदबा को जाहिर कर दी है। इसके पास दो खास शक्तियाँ हैं जिसके आधार पे अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में यह विशेष स्थान को प्राप्त कर रखी है। उसमें सबसे पहली शक्ति जो वहाँ की जुडिशरी की है, आप कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। खैर वो हमारे यहाँ भी है जुडिशियल रिव्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति या न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, और दूसरा कहते हैं हम लोग अधिनिर्णयन की शक्ति। अधिनिर्णयन, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजुडिकेशन, द पावर टू एडजुडिकेट। एडजुडिकेशन, तो एडजुडिकेशन और जुडिशियल रिव्यू, इन दो अस्त्रों के आधार पे अमेरिका की जो संघीय न्यायपालिका है ना, ये काफ़ी दबदबा रखती है अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में। हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इन दोनों का, लेकिन थोड़ा सा व्यवहारिक फ़र्क मैं बता दूं इंडियन सुप्रीम कोर्ट में और अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट कह लो, बेसिकली उसको फेडरल कोर्ट कहा जाता है। यानी फेडरल जुडिशरी को इंगित करने वाला वहाँ कौन सा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट होता है अमेरिका में? फेडरल कोर्ट, जो कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की लाइन पे बना हुआ है। एनीवे देखिए हमारे यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेसिकली हर तरह के मामलों का फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है, चाहे वो दीवानी मामला हो, फौजदारी मामला हो। लेकिन अमेरिका के फेडरल कोर्ट के साथ ऐसा नहीं है। अमेरिका का फेडरल कोर्ट नो डाउट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, लेकिन कुछ गिने चुने मामले में, खास करके उन्हीं मामलों को लेकर ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील हो सकता है जो वहाँ के संघीय मामले हैं, संघीय व्यवस्था से जुड़े हुए मामले हैं। वे मामले जिनका संघीय व्यवस्था से ताल्लुकात नहीं है ना, उन मामलों पर ये फाइनल कोर्ट ऑफ अपील की भूमिका नहीं निभाते, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि सपोज कोई दीवानी मामला हो, सपोज शादी विवाह तलाक जमीन जायदाद से संबंधित मुद्दे, तो ये हर स्टेट के अंदर उनके स्टेट का भी अपना सुप्रीम कोर्ट होता है और वही स्टेट का सुप्रीम कोर्ट उनका फाइनल कोर्ट ऑफ अपील होता है। उन मामलों को यूएस के फेडरल कोर्ट में अपील नहीं किया जा सकता। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो भारत का सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के फेडरल कोर्ट की तुलना में कहीं ना कहीं ज़्यादा शक्तिशाली है। दूसरी बात, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है कि भारत का राष्ट्रपति विधि से संबंधित मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है ना। अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के फेडरल कोर्ट से जरूरी नहीं है कि वो एडवाइस ले, है ना। और आप यूँ कह सकते हैं कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। यूएस फेडरल जुडिशरी के पास कोई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है। वहाँ प्रावधान नहीं है संविधान में कि अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका के संघीय अदालत से विधि से संबंधित सार्वजनिक मुद्दों पर मंत्रणा करेगा या सलाह मशवरा करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा है। तो एक तरह से इन राइटिंग आप कह सकते हैं संविधान व्यवस्था करता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का लुत्फ उठाता है।
जबकि अमेरिका का फेडरल कोर्ट के साथ ऐसा नहीं है। दूसरी बात, हमारे यहाँ आपको मालूम है जजेस अगर सब कुछ सही रहा तो 65 साल की उम्र अवस्था तक सर्वोच्च न्यायालय में बने रहते हैं। अमेरिका के साथ थोड़ा पैटर्न अलग है। अमेरिका की जो जुडिशियरी है, फेडरल जुडिशियरी, उसमें चीफ जस्टिस सहित कुल 9 जजेज हैं, समझ रहे हैं। और दूसरी बात, वहाँ पर जजेस की रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है, रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। वो लाइफ लॉन्ग अपने पद पे बने रह सकते हैं मरने के दिन तक। हालांकि एक छूट जरूर दी गई है कि अगर मान लीजिए आप न्यायमूर्ति हैं, अमेरिकन फेडरल कोर्ट में जज हैं और आपकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है और कम से कम 10 साल तक आप जज के रूप में सेवा दे चुके हैं, 10 वर्ष आप सेवा दे चुके हैं और आपकी उम्र कितनी हो रखी है, कम से कम 70 वर्ष हो रखी है, तो आप सेवानिवृत्त हो सकते हैं, आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये आपकी मर्जी पर है। अगर आप चाहें कि रिटायरमेंट नहीं लेना है तो कब्र में जाने तक आप जज बने रह सकते हैं। तो ये कुछ और डिफरेंस यहाँ देखने को मिलता है। एनीवे, अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं जुडिशियल रिव्यू की और एडजुडिकेशन यानी अधिनिर्णयन की, तो न्यायिक समीक्षा और अधिनिर्णयन का अधिकार तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है, नो डाउट। अमेरिका के अंदर भी है, अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के पास भी है, फेडरल कोर्ट के पास भी है। लेकिन यहाँ पर इसकी प्रकृति में थोड़ा फर्क आ जाता है। फर्क कैसे समझते हैं उसको? देखिए, यहाँ मैं रखता हूँ इंडिया को, और चूंकि हम लोग यूएस के फेडरल कोर्ट को इंडियन सुप्रीम कोर्ट के साथ कोरिलेट करते हुए समझने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा हम लोग समझने के लिए कर रहे हैं। ऐसे यहाँ मकसद ये नहीं है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट और यूएस फेडरल कोर्ट के बीच डिफरेंशिएशन बताया जाए, भिन्नता बताई जाए। फेडरल कोर्ट, जिसको अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट भी आप बोल सकते हैं, संघीय न्यायालय, ठीक है। अब देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, राइट टू एडजुडिकेशन भी है, अधिनिर्णयन की भी शक्ति है। यूएस फेडरल कोर्ट के पास भी ये दोनों शक्तियां हैं, न्यायिक समीक्षा और एडजुडिकेशन की, ठीक। अब देखिए जी, थोड़ा सा हम लोग अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे ध्यान दें, क्योंकि दोनों देशों के पास लिखित संविधान का प्रावधान है, आप सब लोग जानते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, इंडिया के पास भी है, यूएस के पास भी है। लेकिन इन दोनों ही लिखित संविधानों में कुछ फर्क है, कुछ व्यवहारिक फर्क है, या कह सकते हैं तकनीकी फर्क भी है। तकनीकी फर्क ये है कि जो इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर इसके प्रोविजंस की हम बात करें, प्रावधानों की बात करें, तो आपको मालूम है दोनों तरह के प्रावधान हैं, रिजिड प्रोविजंस भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं। लेकिन अगर हम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस की बात करें, प्रोविजंस की, तो ये केवल रिजिड प्रोविजंस हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आपको एक भी प्रावधान नम्य प्रकृति का नहीं मिलेगा, फ्लेक्सिबल नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इन दोनों लिखित संविधानों में एक तकनीकी फर्क यह देखने को मिलता है। दूसरा, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक लेंदी डॉक्यूमेंट है। लेंदी डॉक्यूमेंट कहने का मतलब कि नंबर ऑफ प्रोविजंस बहुत ज़्यादा हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधानों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये बड़ा ही शॉर्ट डॉक्यूमेंट है, छोटा दस्तावेज है ना। यानी नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बहुत कम है, ठीक। अब जरा सोचिए, अगर संवैधानिक प्रावधानों की संख्या कम होगी तो इतना तो तय है ना कि जो उपलब्ध प्रावधान हैं उन्हीं के माध्यम से देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने वाले तमाम आयाम सुनिश्चित किए गए होंगे। यानी देश की विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और भी दूसरी अतिरिक्त चीज़ों के बारे में जानकारी उन्हीं उपलब्ध प्रावधानों के माध्यम से इंगित की जाती होगी,
सीधी सी बात है, क्योंकि संविधान ही बतलाता है ना कि देश की राज व्यवस्था क्या है, राज व्यवस्था का संचालन किस तरीके से किया जाना है, वगैरह वगैरह बातें। अब हमारे यहाँ क्या है कि राज व्यवस्था को संचालित करने वाले जो भी बिंदु हैं या जो भी एस्पेक्ट हैं, जो भी संदर्भ हैं, उन संदर्भों को परिलक्षित करने के लिए तमाम संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में समायोजित किए गए हैं। तो बड़ी आसानी से हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये बातें इन संदर्भों के लिए दी गई है। लेकिन अमेरिकी संविधान के साथ ऐसा नहीं है। वहाँ कम से कम प्रावधानों के माध्यम से बहुत सारी बातें बताई गई है। अब मान लीजिए राज व्यवस्था को संचालित करने के संदर्भ में अगर 100 अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, किस तरीके से कौन सी व्यवस्था संचालित होगी, कौन सा इंस्टीट्यूशन किस तरीके से काम करेगा, और हर बात को लेकर संविधान में साफ साफ अगर उल्लेखित कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है प्रावधानों की संख्या बढ़ जाएगी। और लेकिन इससे ये फायदा है कि आसानी से संविधान में दी गई बातों को समझा जा सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि 100 बातों के लिए 100 प्रावधान और दूसरी तरफ 100 बातों के लिए केवल 5 प्रावधान, तो आपको नहीं लगता कि 5 प्रावधानों का मतलब निकालना अपने आप में टेढ़ी खीर हो जाएगा? क्योंकि हो सकता है एक एक प्रावधान 20-20, 25-25 अलग अलग संदर्भों को इंगित करते हों। तो यही कारण है कि अमेरिकी संविधान में चूंकि संवैधानिक प्रावधानों की संख्या कम है, लिहाजा जो भी संवैधानिक प्रावधान आप पाते हैं ये सारे के सारे बेहद भावार्थक हैं, ऑब्स्ट्रैक्ट हैं। यानी संभव है कि सामान्य जनमानस इसका सीधे सीधे मतलब न निकाल सके। तो इसके लिए जाहिर सी बात है एक तरह से टेक्निकल इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ेगी। और संविधान का इंटरप्रेटर कौन होता है? संविधान के इंटरप्रिटेशन या निर्वसन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी गई होती है? जाहिर सी बात है न्यायपालिका को। तो अमेरिका में भी न्यायपालिका को यह अधिकार है। इसी को बेसिकली बोला गया द पावर ऑफ एडजुडिकेशन। अंडर एडजुडिकेशन द यूएस फेडरल कोर्ट हैज बीन empowered with to go on for make the appropriate interpretation of US constitutional provisions, है ना। तो वहाँ पर कई दफ़ा संविधान में लिखी बातों का क्या मायने होगा, क्या मतलब होगा, वहाँ की विधायिका व कार्यपालिका के लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए बात बात पे वहाँ न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ती है। यानी संवैधानिक प्रावधानों के इंटरप्रिटेशन के मद्देनजर अमेरिका की न्यायपालिका भारत की न्यायपालिका की तुलना में ज़्यादा सक्रिय भूमिका में होती है। सक्रियता दिखाना उसकी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि उसके अलावे उसका सटीक इंटरप्रिटेशन कोई नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में क्या है कि तमाम ऐसे प्रावधान हैं जिनके माध्यम से दी गई बातें बिल्कुल खुल्लम खुल्ला है, बड़ी आसानी से समझ में आ सकती है। हाँ, कुछ एक चीज़ें हमारे यहाँ भी भावार्थक है जहाँ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बहुत सारे फिर भी ऐसे प्रावधान हैं जहाँ जुडिशियरी को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। संविधान की बातों को समझते हुए विधायिका उसके अकॉर्डिंग निर्णय ले लेती है, कार्यपालिका निर्णय ले लेती है, बहुत ज़्यादा पेंच नहीं आती। लेकिन अमेरिका में इस तरह की पेंच अक्सर आते रहती है। पेंच समझ रहे ना, ऑब्स्टेकल्स। तो इस वजह से एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका की न्यायपालिका ज़्यादा सक्रिय हो गई। दूसरी बात, जुडिशियल रिव्यू जैसा वहाँ है वैसे हमारे यहाँ भी है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए सरकार के शेष 2 अंग यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका, अगर अपने कार्यों में कुछ ऐसा कर जाते हैं जो संविधान सम्मत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट है, उस स्थिति में न्यायपालिका हस्तक्षेप करती है ना, और इनके कार्यों का मूल्यांकन करती है, अवलोकन करती है। तो इसी को बोला गया जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू तो भारत में भी देखने को मिलता है और अमेरिका में भी देखने को मिलता है। हालांकि अमेरिका में अगेन जुडिशियल रिव्यू की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है। उसकी वजह ये है कि एक तो संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जब कभी भी वहाँ की विधायिका किसी विधि का सृजन करने के लिए आगे बढ़ती है तो कई दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए प्रावधान के कंटेंट को, है ना, ठीक तरीके से हो सकता है वो नहीं समझ पाई हो और विधि निर्माण कर दी। बाद में जुडिशियरी को पता चला कि ये तो संविधान सम्मत नहीं है, संविधान की स्पिरिट के अगेंस्ट है, तो जुडिशियरी को वहाँ विधायिका के कार्य का पुनरावलोकन करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। भारत में भी ऐसा होता है, लेकिन हर मुद्दे पर नहीं होता। तमाम ऐसे संवैधानिक मुद्दे हैं जो ऐसा नहीं है कि विधायिका की समझ से परे है। विधायिका ने कोई निर्णय लिया तो ऐसा पाया जाता है कि आमतौर पे वो संविधान सम्मत होता है। अगर संविधान से भी संगति रखता है तो नो डाउट जुडिशियल रिव्यू तो हो ही जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमेरिका में जुडिशियल रिव्यू की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बढ़ जाती है।
है ना, क्योंकि एक तो सारे के सारे प्रोविजंस अब्स्ट्रैक्ट हैं। दूसरी बात, अमेरिकी संविधान जैसा कि मैंने बताया कि बड़ा ही शॉर्ट संविधान है, छोटा संविधान है, और छोटे संविधान होने के साथ साथ इसमें जो भी प्रावधान रखे गए हैं वो सारे के सारे रिजिड हैं, कठोर प्रावधान हैं। भारत के संविधान के साथ ऐसा नहीं है, इसमें रिजिड प्रावधान तो हैं लेकिन साथ में खूब सारे फ्लेक्सिबल प्रोविजंस भी हैं। अब मान लीजिए संविधान के किसी फ्लेक्सिबल प्रोविजन में संशोधन करना हो तो इंडिया के अंदर जो यूनियन लेजिस्लेचर है, जिसको हम लोग संसद कहते हैं, तो संसद बड़ी आसानी से उसमें संशोधन ला देती है, संसद को कोई दिक्कत नहीं होता, और इस तरीके से राज्य व्यवस्था के संचालन में कोई अड़ंगा पैदा नहीं होता, अड़चने पैदा नहीं होती। लेकिन अमेरिकी राज व्यवस्था में अगर कोई ऐसी आवश्यकता आन पड़ी जहां संविधान संशोधन आवश्यक है तो भी वहां की विधायिका को बड़ी समस्या पैदा होती है संवैधानिक प्रावधानों में संशोधन को लेकर, क्योंकि सारे के सारे कठोर प्रावधान है, और संविधान का कठोर प्रावधान वो प्रावधान होता है जिसकी संशोधन की प्रक्रिया जटिल होती है। तो आपको नहीं लगता कि जो यूएस लेजिस्लेचर है, यूएस फेडरल लेजिस्लेचर, अमेरिका की जो संघीय विधायिका है, वो उतनी आसानी से अमेरिकी संविधान के प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती जितनी आसानी से भारतीय संविधान के प्रावधानों को भारत की केंद्रीय विधायिका यानी संसद कर सकती है। अब जरा सोचिए, संशोधन मुश्किल है, आसानी से संशोधन हो नहीं सकता, लेकिन राज्य व्यवस्था की डिमांड है कि अमुक संदर्भ में संविधान के प्रावधान में बदलाव लाए बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो उस स्थिति में समझ रहे हैं, जो एक तरह से सिचुएशन की डिमांड होती है ना, अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द सिचुएशन, वहाँ की जो फेडरल जुडिशरी है संविधान के उस कंसर्न प्रोविज़न को, उस संबंधित प्रावधान को अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है, उसका विश्लेषण करता है, और विश्लेषण कुछ इस तरीके से देता है जिससे कि राज्य व्यवस्था के संचालन में या शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में जो भी दुविधाजनक स्थिति पैदा हुई है उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वहाँ की जुडिशरी की भूमिका बहुत बढ़ जाती है एडजुडिकेशन को लेकर, संविधान के प्रावधानों के विश्लेषण को लेकर, साथ ही साथ न्यायिक समीक्षा को लेकर। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिकी न्यायपालिका के अंदर जो जुडिशियल एक्टिविज्म की डिग्री है, न्यायिक सक्रियता की डिग्री है, वो यूएस के अंदर जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो इंडिया के जुडिशियल एक्टिविज्म की तुलना में बहुत ज़्यादा है। यानी यूएस जुडिशरी इंडियन जुडिशरी की तुलना में हमेशा ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है। सक्रिय होना उसकी मजबूरी है, और उस मजबूरी के पीछे दो वजह कौन कौन सी है? एक, अमेरिका का संविधान बहुत छोटा है, दूसरा अमेरिकी संवैधानिक प्रावधान सारे के सारे कठोर हैं। इस वजह से वहाँ की न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की भी ग्रेटर डिग्री एक्वायर करना पड़ता है, साथ ही साथ एडजुडिकेशन को लेकर भी इसकी डिग्री भारतीय न्यायपालिका की तुलना में ज़्यादा होती है। और जिस न्यायपालिका के पास, जिस जुडिशियरी के पास ये दो एस्पेक्ट्स यानी जुडिशियल रिव्यू और द पावर टू एडजुडिकेट, अधिनिर्णय की क्षमता, अगर ये दोनों व्यापक हो जाए तो समझ सकते हैं इसी अनुपात में उसकी जुडिशियल एक्टिविज्म की डिग्री भी बढ़ जाएगी। तो ये मेंस में सवाल भी बनता है कि भारतीय न्यायपालिका की तुलना में अमेरिकी न्यायपालिका के अंदर न्यायिक सक्रियता की डिग्री व्यापक क्यों पाई जाती है, इसके पीछे क्या कारण है। तो मेरा मानना है कि इस चर्चा के आधार पर आप बखूबी समझ पाए होंगे कि आखिर वहाँ न्यायिक सक्रियता की डिग्री इतनी व्यापक क्यों है। दूसरी बात, यूएस, चलो यहाँ इंडिया, दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है आप सबको मालूम है, लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। और ध्यान रखेंगे, मैं शुरू के लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूँ कि जहाँ कहीं भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जब हम गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स की, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, है ना, अगर इनकी शक्तियों का हम सीमांकन करें, एक्सटेंट ऑफ पावर की बात करें, एक्सटेंट ऑफ पावर्स, तो हमेशा पाते हैं कि जुडिशियरी के पास लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। क्लियर है? एनीवे, दूसरी बात, जहाँ कहीं भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा संविधान की सर्वोच्चता होगी, या दूसरे अर्थों में आप कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, फेडरल गवर्नमेंट या
संविधान की प्रकृति जहाँ भी फेडरल होगी, फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी लिख देता हूँ मैं, जहाँ भी फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी होती है, फेडरल नेचर ऑफ पॉलिटी में 5 आवश्यक अवयव पाए जाते हैं, जिसको मैं पहले समझा चुका हूँ आपको, डी, एस, डब्ल्यू, आर एंड ए। ये 5 आवश्यक रूप से होते हैं। डी फॉर डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। एस फॉर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। डब्ल्यू फॉर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। आर फॉर रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ए फॉर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट। ठीक, यहाँ रिजिडिटी का मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे प्रावधान रिजिड हो। अगर कुछ एक प्रावधान भी रिजिड हैं तो मान लेते हैं कि रिजिडिटी का मानक वो संविधान फुलफिल कर रहा है। सभी भी हो सकते हैं। एनीवे, यहाँ मेरी कंसर्न है आपको सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंगित करना। तो देखो, आपको मालूम है इंडिया में भी फेडरल स्ट्रक्चर है, यूएस में भी फेडरल स्ट्रक्चर है। वो अलग बात है कि इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर किस नाम से जाना जाता है, यूनियन नाम से जाना जाता है, और अमेरिका का फेडरल स्ट्रक्चर किस नाम से जाना जाता है, फेडरेशन नाम से, जिसको हिंदी में परिसंघ कहते हैं और यूनियन को संघ कहते हैं। तो भाई फेडरल स्ट्रक्चर तो संघात्मक, परिसंघात्मक या महासंघात्मक यानी कौन फेडरल, तीनों तरीके का हो सकता है। महासंघात्मक, अब चाहे बात महासंघात्मक की हो, संघात्मक की या परिसंघात्मक की, हैं तो तीनों के तीनों ये फेडरल स्ट्रक्चर ही ना। और जहां भी फेडरल स्ट्रक्चर होगा ये 5 अवयव आपको मिलेंगे। डिवीजन ऑफ पावर, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान, संविधान में अनम्यता का अंश, और न्यायिक और अदालती प्राधिकारिता, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स। तो देखो, इतना तो तय है कि भारत भी फेडरेशन मतलब फेडरल स्ट्रक्चर है, अमेरिका भी फेडरल स्ट्रक्चर है। लिहाजा इन दोनों देशों में, चाहे बात आप इंडिया की करें या फिर बात यूएस की करें, इतना तय है कि दोनों ही देशों में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाई जाएगी। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाई जाएगी। लेकिन ध्यान रखेंगे, टेक्निकली इंडिया एंड यूएसए, इन दोनों देशों में संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी बात पे ध्यान देंगे, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वक्त के साथ इंडिया में अभी भी हम लोग यही बोलते हैं कि हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन अमेरिका के अंदर यह टर्मिनोलॉजी बदल गई है। अब अमेरिका के आम जनमानस में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नामक जो टर्म हुआ करता था, अब इसकी जगह सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी ले लिया है। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यायिक सर्वोच्चता। एसओसी को क्या कहते हैं, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। ऐसा नहीं है, हकीकत में देखा जाए तो जहां भी फेडरल स्ट्रक्चर होगा हम संविधान की सर्वोच्चता की ही बात करते हैं। लेकिन अगर संविधान की सर्वोच्चता सरकार के किसी खास अंग के माध्यम से लगातार परिलक्षित होती रहे, तो आपको नहीं लगता कि एक समय के साथ लोग उस सरकार के पार्टिकुलर अंग को ही ये मान लेंगे कि ये संविधान की सर्वोच्चता को दर्शा रहा है और उसी की सर्वोच्चता को हम स्वीकार लेंगे। अब अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि अमेरिकी न्यायपालिका के पास जो पावर टू एडजुडिकेट है और जुडिशियल रिव्यू है, ये दोनों पावर इतना व्यापक बन जाता है। व्यापक क्यों बनता है, इसके लिए अमेरिका का संविधान ही उनको ये स्कोप प्रोवाइड कराते हैं। रिजिड होकर, शॉर्ट होकर, छोटा संविधान होकर, प्रावधानों का कठोर होने की वजह से वहाँ की न्यायपालिका को कहीं ना कहीं एक फ्री हैंड मिल जाता है कि वो अधिक से अधिक जुडिशियल रिव्यू को एंजॉय करे, अधिक से अधिक पावर टू एडजुडिकेशन को एंजॉय करे। और ये दोनों पावर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जुडिशियल एक्टिविज्म की डिग्री वहाँ बहुत बढ़ जाती है। तो आम जनमानस को साफ साफ दिखता है कि यार विधायिका ने कुछ गड़बड़ किया, कार्यपालिका ने कुछ किया, तो फटाफट वहाँ न्यायपालिका खड़ी हो गई। दूसरे अर्थों में जब कभी भी राज्य व्यवस्था के संचालन में कोई अड़चन पैदा हो रही है तो अगेन वहाँ न्यायपालिका सामने आ रही है और संविधान का एक तरह से परिस्थितिजनक कह सकते हैं कि उस परिस्थिति के अनुरूप एक तरह से उसका इंटरप्रिटेशन करती है। तो लोगों को ये जो संविधान की सर्वोच्चता की अवधारणा है, ये धीरे धीरे उनके जनमानस, उनके मन मस्तिष्क से हटने लगी और इसके स्थान पर न्यायपालिका की सर्वोच्चता नामक टर्मिनोलॉजी घर कर गई। वर्तमान में अक्सर देखते होंगे पूछ दिया जाता है कि
चलो भारत में तो संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन अमेरिका में किसकी सर्वोच्चता है? तो लोग बोल देते हैं कि अमेरिका में न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। ये एक इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है। हकीकत में देखा जाए तो वहां भी संविधान की ही सर्वोच्चता है, लेकिन संविधान की सर्वोच्चता का स्थान कहीं ना कहीं वहां की न्यायपालिका की सर्वोच्चता ने ले लिया है। वजह न्यायपालिका का अधिक से अधिक एक्टिव होना इसके पीछे मूल कारक है। अगर भारत में भी, जो हम अभी भी कहते हैं कि हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, कल को ये लगा कि इंडियन जुडिशरी बहुत ज़्यादा जुडिशियल रिव्यू को एक तरह से जुडिशियल रिव्यू की परंपरा आगे बढ़ा रही है, या हमारी विधायिका या कार्यपालिका ठीक से काम नहीं कर रही है, वैसे में न्यायपालिका निसंदेह जुडिशियल रिव्यू की डिग्री बढ़ा देगी। दूसरी बात, अगर हमारे संविधान के भी प्रावधान जटिल होते, है ना, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रैक्ट होते, भावार्थक होते, तो उस स्थिति में कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी की एक तरह से पावर टू एडजुडिकेट या पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, ये भी बहुत ज़्यादा दिखता। और जब ये दोनों ज़्यादा दिखने लगता तो हमारे भी मन मस्तिष्क में ये बात छा सकती है कि नहीं, हमारे यहाँ न्यायपालिका की सर्वोच्चता है ना। तो ये अंदर खाने की बात आप जानते रहिए कि जहाँ भी फेडरल स्ट्रक्चर होता है वहाँ संविधान की ही सर्वोच्चता होती है। अब अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता का स्थान न्यायपालिका की सर्वोच्चता ने क्यों ले लिया, उसके कारक आपको ज्ञात है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। तो है बेसिकली वहाँ भी संविधान की ही सर्वोच्चता, लेकिन लोग अब उस संविधान की सर्वोच्चता नामक टर्मिनोलॉजी को भुलाने लगे हैं और उनके जेहन में, उनके दिलो दिमाग में संविधान की सर्वोच्चता का स्थान किसने ले लिया है? न्यायपालिका की सर्वोच्चता। और इसके लिए सिंपल लॉजिक है, आप कह सकते हैं कि यूएस जुडिशरी में या यूएस जुडिशरी के अंदर जुडिशियल एक्टिविज्म की जो डिग्री है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा क्यों है? जुडिशियल एक्टिविज्म की डिग्री व्यापक क्यों बनती है? क्योंकि वहाँ पर जुडिशियल रिव्यू की डिग्री बहुत व्यापक है, प्लस एडजुडिकेशन की डिग्री बहुत ज़्यादा है। और यही दोनों मिलकर वहाँ की जुडिशरी को बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेट कर देते हैं। और जब जुडिशरी ओवर एक्टिवेट होगी तो निसंदेह उसकी सर्वोच्चता लोगों के मन मस्तिष्क पे छाने लगेगी। और समय के साथ लोग ये भुलाने लगे कि संविधान की सर्वोच्चता भी कुछ होती है। अब उनके जेहन में संविधान की सर्वोच्चता के स्थान पर क्या आ चुका है? सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, न्यायिक सर्वोच्चता। अब आलम यह है कि अब यहाँ से सवाल भी इस तरह से बनने लगे कि बताओ यूएसए में किसकी सर्वोच्चता है? तो हम बोल देते हैं यूएसए में न्यायिक सर्वोच्चता है। इंडिया में क्या है? तो हम बोल देते हैं यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यूके में क्या है? तो बोलते हैं कि वहाँ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है या लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है। समझ रहे ये चीज़। दूसरा एक पहलू यहाँ पर और है जो आपको जानना चाहिए। आपको बताऊं, अमेरिका के अंदर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो 5वां और 14वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रहा, फिफ्थ एंड 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के माध्यम से वहाँ की न्यायपालिका ने सफलतापूर्वक अमेरिकी संविधान के अंदर, है ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की संकल्पना को स्वीकारा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, देखिए दो एस्पेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है प्रोसीजर इस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, आगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ते समय हम लोग पढ़ेंगे, और दूसरा होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अमेरिकी संविधान में 5वें और 14वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से वहां सफलतापूर्वक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टर्मिनोलॉजी को इंसर्ट कर दिया गया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है विधि सम्यक प्रक्रिया। इसी को हम लोग बोलते हैं यथोचित विधि प्रक्रिया। है ना। और प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ को इसको बोलते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिलहाल के लिए इन दोनों का
फर्क आप इस आधार पर समझ सकते हैं कि जहाँ कहीं भी प्रोसीजर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ की संकल्पना संविधान में होती है, वहाँ पर जुडिशियरी को लिमिटेड पावर होता है। लिमिटेड पावर का मतलब खास करके जुडिशियल रिव्यू की लिमिटेड पावर। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए विधायिका किसी विधि का सृजन कर रही है और विधि का सृजन है ना, या कानून का निर्माण या उस विधायी प्रक्रिया को जो अंजाम दिया गया है वो बेसिकली एक तय प्रोसीजर को फॉलो करते हुए किया गया है और वह तय प्रोसीजर विधि द्वारा स्थापित है। संविधान उस प्रोसीजर की बात करता है। अगर न्यायपालिका को लगा कि कानून का सृजन करते समय विधायिका ने तय प्रक्रिया का अनुपालन किया है, अनुपालन में कोई समस्या नहीं है, तो तय मानिए वहाँ पर न्यायपालिका उस विधि का पुनरावलोकन नहीं कर सकती, रिव्यू नहीं कर सकती। न्यायपालिका उस विधि का रिव्यू केवल इसी आधार पर कर सकती है कि क्या विधि सृजन के दौरान तय प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है या नहीं। अगर प्रक्रिया सही है, लॉ का कंटेंट चाहे खराब भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का लिमिटेड पावर न्यायपालिका के पास होता है, जिस संविधान में प्रोसीजर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ को जगह दी गई होती है। लेकिन जिस कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी विधि सम्यक प्रक्रिया या यथोचित विधि प्रक्रिया को स्थान दिया गया होता है, वहाँ पर न्यायपालिका के पास यानी जुडिशियरी के पास वाइडर पावर होते हैं, वाइडर पावर टू जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा के व्यापक अधिकार। कैसे न्यायिक समीक्षा के व्यापक अधिकार? क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो टर्मिनोलॉजी है ये जिस संविधान में होगी, वहाँ पर अगर विधायिका मान लीजिए किसी विधि का निर्माण कर रही है या किसी विधायी प्रक्रिया को या किसी आप कह सकते हैं इनैक्टमेंट्स को अस्तित्व में लाने जा रही है, तो वहाँ पर लॉ बनाने की केवल प्रक्रिया को ही संज्ञान में न्यायपालिका नहीं रखेगी, बल्कि ये भी देखेगी कि लॉ का कंटेंट क्या है। मान लीजिए कि सपोज कोई कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अलाउ करता है, जैसे मान लीजिए अमेरिका का संविधान करता है। सपोज वहाँ की पार्लियामेंट ने, हालांकि वहाँ पार्लियामेंट नहीं है, उसको कांग्रेस बोलते हैं, वहाँ के केंद्रीय विधायिका को क्या बोलते हैं? कांग्रेस बोलते हैं। सपोज वहाँ की केंद्रीय विधायिका के अंदर किसी लॉ का सृजन किया गया, ठीक है, और लॉ के सृजन में ये पाया गया कि लॉ की सृजन की प्रक्रिया यानी लॉ निर्माण की जो प्रक्रिया है ये तो सही है, लेकिन लॉ का जो कंटेंट है ये गड़बड़ है। इस कंटेंट के द्वारा हो सकता है सरकार तानाशाही रवैया अपना ले, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि इस कंटेंट के माध्यम से नागरिक अधिकारों को संकुचित करने का प्रयास किया गया हो। तो उस स्थिति में कंटेंट का हवाला देते हुए वहाँ की जो जुडिशियरी है इस लॉ का रिव्यू कर सकती है और इसे असंवैधानिक या गैर संवैधानिक करार दे सकती है। समझ रहे मेरी बात? लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं हो, यानी प्रोसीजर इस्टाब्लिश्ड बाय लॉ की संकल्पना हो, तो यहाँ पर यह देखा जाएगा कि लॉ बनाने की प्रक्रिया कैसी है। अगर प्रक्रिया सही है और भले इसका कंटेंट गड़बड़ है तो भी यहाँ न्यायपालिका रिव्यू नहीं कर सकती। क्यों नहीं रिव्यू कर सकती? क्योंकि रिव्यू करेगी तो केवल प्रक्रिया के आधार पर, अगर गलत प्रक्रिया का सहारा लेते हुए लॉ का सृजन किया गया है तो ही ये रिव्यू कर सकती है। पता चला कि प्रक्रिया सही है तो ये रिव्यू नहीं करेगी, चाहे कंटेंट कैसा भी हो। लेकिन जहाँ यथोचित विधि प्रक्रिया होगी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वहाँ पर न सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाएगा बल्कि लॉ के कंटेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब चूंकि अमेरिकी संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की संकल्पना है, लिहाजा आपको नहीं लगता कि वहाँ की न्यायपालिका को एक्टिवेट करने में, यानी वहाँ की न्यायपालिका को जुडिशियल एक्टिविज्म की डिग्री अक्वायर करने में कहीं ना कहीं ये अवधारणा मजबूती प्रदान करती है। तो अमेरिकी संविधान में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का होना भी वहाँ की न्यायपालिका को एक कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हैंड प्रदान करता है, मजबूत हाथ उसे प्रदान करता है। दूसरी बात, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की संकल्पना है ना? देखिए, ये बेसिकली राइट टू इक्वालिटी को इंगित करता है, समता के अधिकार को। भारतीय संविधान में भी आप पाते हैं राइट टू इक्वालिटी के तहत
इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये दोनों संकल्पनाएं हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ केवल जुरिडिक इक्वालिटी की बात करती है, जबकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, है ना, ये बेसिकली एक्चुअल सेंस में इक्वालिटी को कैसे प्राप्त करें उसका प्रावधान करता है। आप कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को भी अलाउ करता है और कहता है कि अगर आपको इक्वालिटी प्राप्त करनी है और इक्वालिटी प्राप्त करने के दौरान सकारात्मक भेदभाव करना पड़े तो कर सकते हैं, अलाउ करता है ये, है ना। और ये एक तरह से कह सकते हैं कि इक्वालिटी की सकारात्मक अवधारणा है, पॉजिटिव कंसेप्ट है, जबकि इक्वालिटी बिफोर लॉ ये एक तरह से नकारात्मक संकल्पना है, निगेटिव कंसेप्ट है। तो अमेरिकी संविधान में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को जगह दी गई है ना। तो ये कुछ ऐसी संकल्पनाएं हैं जो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका को आप कह सकते हैं काफ़ी मजबूत एक तरह से स्थिति में ला देती है, समझ रहे हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये मूलतः अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली में न्यायपालिका की भूमिका रही। एक और बात यहाँ पर आप इसमें ऐड कर सकते हैं, आपको मालूम है पॉजिटिव लॉ और नेचुरल लॉ, जरा उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। पॉजिटिव लॉ एंड नेचुरल लॉ। पॉजिटिव लॉ को हम लोग बोलते हैं सकारात्मक विधि, और नेचुरल लॉ को बोलते हैं प्राकृतिक विधि। ठीक है, अब देखिए जिस देश में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर जहां पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हो, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, वहां पर आप हमेशा पाएंगे कि पॉजिटिव लॉ को नेचुरल लॉ पे तवज्जो दिया जाता है, प्राकृतिक विधि पर बढ़त दी जाती है। लेकिन जहां पर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी हो, न्यायपालिका की सर्वोच्चता हो या संविधान की सर्वोच्चता हो, वहां पर आप हमेशा पाएंगे कि नेचुरल लॉ को पॉजिटिव लॉ पे तवज्जो दिया जाता है, प्रेफरेंस दिया जाता है। पॉजिटिव लॉ का मतलब ये होता है विधायिका के द्वारा निर्मित विधि, विधायिका के द्वारा निर्मित विधि। नेचुरल लॉ जो मनुष्यों को प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं, है ना, उन अधिकारों को कैसे संरक्षित रखा जाए उससे संबंधित नेचुरल लॉ होता है। जैसे मान लीजिए आप ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमन बीइंग होने के नाते स्वाभाविक रूप से आप कुछ प्रकृति प्रदत्त अधिकारों के हकदार हैं और कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी स्टेट आपसे आपके उन अधिकारों को नहीं छीन सकता, है ना। प्राकृतिक रूप से जो हर ह्यूमन बीइंग के लिए होना चाहिए उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ पर पॉजिटिव लॉ की सुप्रीमेसी होती है, जैसे मान लो इंग्लैंड में, सीधा सा एग्जांपल, यूके में, यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है, यानी संसद की सर्वोच्चता है। तो संसद की सर्वोच्चता का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए वहाँ की संसद ने, इंग्लैंड की संसद ने कोई लॉ बनाया और वो लॉ आपके किसी नेचुरल राइट की अवहेलना भी करेगा, तो भी इंग्लैंड की न्यायपालिका उस लॉ की समीक्षा नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ न्यायपालिका की सुप्रीमेसी नहीं है और ना ही संविधान की सुप्रीमेसी है। किसकी सुप्रीमेसी है? पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट की, संसद की सर्वोच्चता है। तो संसद द्वारा बनाया गया कानून हमेशा श्रेष्ठ माना जाएगा और संसद द्वारा यानी विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एक तरह से पॉजिटिव लॉ, सकारात्मक विधि। हमारे यहाँ भी सकारात्मक विधि का चलन है, हमारे यहाँ भी कानून विधायिका बनाती है। तो विधायिका के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं ये सारे के सारे सकारात्मक विधि ही कहलाते हैं। लेकिन सकारात्मक विधि का जब सृजन किया जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इस विधि के द्वारा किसी के नेचुरल राइट का वायलेशन ना हो, यानी नेचुरल लॉ को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पॉजिटिव लॉ पास किए जाते हैं। यही संकल्पना अमेरिका में भी है। तो क्योंकि अमेरिका में भी संविधान की सर्वोच्चता है, जिसको हम लोग मूलतः न्यायपालिका की सर्वोच्चता के नाम से जानते हैं। भारत में भी संविधान की सर्वोच्चता है और इसे आज भी हम संविधान की सर्वोच्चता नाम से ही उल्लेखित करते हैं।
तो ऐसे देशों में जहाँ संविधान की सर्वोच्चता अथवा न्यायपालिका की सर्वोच्चता हो, वहाँ नेचुरल लॉ को वरीयता दी जाती है। तो अमेरिका में जाहिर सी बात है, वहाँ की विधायिका के द्वारा मान लीजिए कोई ऐसा कानून बनाया गया जिसके द्वारा किसी के नेचुरल राइट की अवहेलना हो रही है, तो उस स्थिति में उसको निरस्त कर दिया जाएगा। भारत में भी ऐसा होता है, लेकिन इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता है। इंग्लैंड में पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया वो नेचुरल लॉ पे भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर संसद की सर्वोच्चता है, विधायिका की सर्वोच्चता है। समझ रहे हैं? तो अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली में एक विशेषता आप ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर नेचुरल लॉ को पॉजिटिव लॉ पे तवज्जो दिया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भी हूबहू इसी बात को स्वीकारा जा सकता है। हमारे यहाँ भी नेचुरल लॉ को पॉजिटिव लॉ पे बढ़त दी गई है, जबकि इंग्लैंड में पॉजिटिव लॉ की ही सर्वोच्चता होती है। पॉजिटिव लॉ किसे कहते हैं? विधायिका के द्वारा बनाए जाने वाले सारे कानून पॉजिटिव लॉ हैं, सकारात्मक विधि है। सकारात्मक विधि की परिभाषा यही होती है कि वह विधि जिसका सृजन विधायिका के द्वारा किया जाए। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोगों ने अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में या फिर अमेरिकी संवैधानिक योजना के तहत आज मूलतः न्यायपालिका की भूमिका पर हमने चर्चा की, वहाँ की जुडिशरी की क्या स्टेटस है, अमेरिकी संवैधानिक योजना न्यायपालिका के किस संदर्भ को इंगित करती है, उसे हमने आज के लेक्चर में समझने का प्रयास किया है। और इसी के साथ यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम आज समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे मूलतः इंग्लैंड की संवैधानिक योजना पर, है ना, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, दूसरे अर्थों में आप कह सकते हैं ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम की। तो मैं उम्मीद करूंगा कि पीछे के 2 लेक्चर्स के साथ आप इस लेक्चर को भी समझने का प्रयास करेंगे, और इन कुल 3 लेक्चर्स के माध्यम से मेरा मानना है कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम या यूएस पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में एक सामान्य पकड़ तो आपकी डेवलप हो ही जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, है ना। और यहाँ से चूँकि क्वेश्चन भी बनते हैं सिविल सर्विसेज में, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, और साथ में अब तो स्टेट सिविल सर्विसेज में भी कंपैरेटिव असेसमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछने लगा है, खास करके ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन के मद्देनजर। तो अभी अमेरिकी संवैधानिक योजना जो यहाँ पर आप जान गए हैं, कल को जब हम आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में जब विस्तार से हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान को और देखेंगे भारतीय विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्वरूप, तो आप बड़ी आसानी से इन दोनों को आपस में कंपेयर कर पाएंगे, इनकी तुलना कर पाएंगे, और फिर इनके तुलनात्मक संदर्भ से संबंधित अगर कोई सवाल बनता है तो आपको उन सवालों को रिस्पॉन्ड करने में भी सहूलियत होगी। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।